हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ मेंस के प्रैक्टिस सेट का जो हम देख रहे थे। आज का ये जो है 7वां प्रैक्टिस सेट होगा और इसमें अगर हम बात करें 7वें प्रैक्टिस सेट में तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। और 100 क्वेश्चन जो होगा फुल प्रैक्टिस सेट है, तो 100 क्वेश्चन होंगे। समय आपको 2 घंटे मिलेंगे। 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो आपको ध्यान से करना है, ठीक है। क्वेश्चन जो सही होगा वही आपको एग्जाम में करना है, ठीक है, बीपीओ मेंस के एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको बहुत सारे वहाँ पे जो है कंटेंट मिल जाएंगे बीपीओ से रिलेटेड, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और उसका पहला जो है वीडियो देखते, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है इनमें से, ठीक है। वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, केंद्रीय नियंत्रण, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। अब इसमें से बताना कि कौन सी एक इसमें से विशेषता जो है स्थानीय स्वशासन की नहीं होती, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, केंद्रीय नियंत्रण। मतलब केंद्र के नियंत्रण में स्थानीय सुशासन नहीं होता। ये अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वैधानिक स्थिति इसको प्रदान किया गया, ठीक है। स्थानीय समुदाय की इसमें भागीदारी रहती है और कर भी ये आरोपित कर सकते हैं, जिससे कि वित्त प्राप्त करने की शक्ति इन्हें प्रदान किया गया है। तो ये सारी विशेषताएं स्थानीय शासन का, लेकिन केंद्रीय नियंत्रण जो है ये केंद्र के नियंत्रण में नहीं रहता, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, या फिर रोजगार बढ़ाना, या फिर लोगों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, या फिर लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, ठीक है। अब ये जो पंचायती राज लागू किया गया है, चालू करा गया है और ये जो है राज्यवार हो रहा है, तो इसकी विशेषताएं क्या है, क्या इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसका क्या मतलब मेन उद्देश्य है जिससे कि इसको रखा जाए या किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना इसका मेन उद्देश्य है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पी किसे कहा जाता है, ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहते हैं हम बी आर मेहता को, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बी आर मेहता, मतलब बलवंत राय मेहता इनका पूरा नाम है। इन्हें भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है, क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक 1952 में आया था और इसको चलाया गया था। और इसके बाद 1953 में, फिर एक साल बाद 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जो है चलाया गया। तो इन्हीं दोनों कार्यों की जांच के लिए और इनके बेहतर ढंग से कार्य करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, ठीक है, इन्हीं दोनों कार्यक्रमों के लिए। और इस समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बलवंत राय मेहता को बनाया गया था, ठीक है। और समिति ने नवंबर 1957 में जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उसमें इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की थी, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। तो इसीलिए इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पीकार माना जाता है। आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित करना है और उन्हें कोड से सही आंसर देना है, ठीक है। मतलब कि इसमें से कौन सबसे पहले आया, फिर बाद में आया, फिर मतलब क्रम वाइज बताना है कि सबसे पहले कौन आया, इसके बाद में कौन आया, इनमें से, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको इनका डेट पता होना चाहिए, कम से कम सन तो पता ही होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति, जो बी आर मेहता समिति दिया गया है, ये 1957 में रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो 1957 हो जाएगा। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति जो आई थी ये 1977 में इन्होंने अपना जो है सुझाव दिया था। फिर इसके बाद इसमें जो जी वी के राव समिति दिया गया, ये 1985 में आई थी, ठीक है। इसके बाद एल एम सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी समिति 1986 में जो है ये आया था। अब आप इसको जो है क्रम वाइज व्यवस्थित कर सकते हैं और यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। तीसरा हो जाएगा, फिर इसके बाद चौथा होगा, फिर होगा पहला, फिर होगा दूसरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्रम वाइज सुनियोजित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति अथवा आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश किया, ठीक है। न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया था? न्याय पंचायत
न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश का जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था जो है अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश किया था और इन्होंने 1977 में जो है इन्होंने अपनी इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिन्होंने 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया था और उसमें इन्होंने जो है द्विस्तरीय पंचायती राज बताया था और इन्होंने टोटल 132 सिफारिशें इसमें से किया था। उनमें से था कि न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग करके निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए, ये एक इनका उसमें से मेन सिफारिश रहा था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? इनमें से पंचायती राज संस्था इनमें से कौन किस राज्यों में नहीं है, मतलब कि असम में नहीं, केरल में, नागालैंड में या त्रिपुरा में, कहाँ पर जो है पंचायती राज संस्था नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नागालैंड में अभी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें मिलान करना है। ठीक है, पंचायत समितियों के नाम दिया गया है और भारत के संबंधित जो है प्रांतों के नाम दिया, मतलब कि बताना है कि जनपद पंचायत हो गया, क्षेत्र पंचायत हो गया, मतलब कि किस राज्यों में जो है ये चीजें कही जाती हैं जो पंचायत समिति के नाम है। ठीक है, जनपद पंचायत के राज्य में कहा जाता है, क्षेत्र पंचायत के राज्य में कहा जाता है तालुका परिषद, और आंचलिक परिषद किस राज्य में कहा जाता है? पंचायत समितियों को। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पंचायत समिति में जनपद पंचायत की, तो जनपद पंचायत जो कहा जाता है ये पंचायत समिति का नाम जो है मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत कहा जाता है और इसी को क्षेत्र पंचायत कहते हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं? क्षेत्र पंचायत कहते हैं। इसी को तालुका परिषद कहते हैं। तालुका परिषद जो कहा जाता है गुजरात में कहा जाता है और आंचलिक परिषद जो कहते हैं ये पश्चिम बंगाल में कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आ सकता है, आप लोग इसको ध्यान में देकर पढ़िएगा। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन जो है प्रावधान करता है और किस बात का प्रावधान करता है? पहला दिया गया है पहली बार पंचायती राज का, दूसरा है पंचायतों के प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का, तीसरा है पंचायत चुनाव की विधि में परिवर्तनों का, या फिर चौथा दिया गया है कि पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। इसमें से कौन सा प्रावधान करता है 73वां संविधान संशोधन? तो भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो ये आया था 1992 में। ठीक है, ये पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का प्रावधान करता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का जो है अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है और किसमें होता है निहित? ठीक है, तो ये सारी चीजें जो पंचायतों के लिए निर्वाचन का संचालन करता है तो वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर में होता है। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के में जो है पंचायतों के चुनाव से संबंधित उपबंध जो है किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है और किस इसमें से बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो जो राज्य वित्त आयोग का गठन जो होता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के आई के अनुसार करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। और राज्य वित्त आयोग हर प्रत्येक 5 वर्ष पर मतलब के पश्चात जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, इसके अनुसार कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से कौन से कृत्यों का संपादन करती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से कौन से कृत्यों का संपादन करती है? इनमें से ठीक है, कृत्यों मतलब कार्य, कौन कौन से कार्य जो है उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के होते हैं इसमें से? तो यहाँ पे देखिए सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण करना, जो कि ये ग्राम पंचायत का काम के अंतर्गत आता है, संपादन करता है, ये ग्राम पंचायत करेगा। वन लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास करना, ये भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। लघु उद्योगों के विकास में सहायता करना, तो ये भी आता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। ये जो 29 विषय दिए गए हैं ना, तो उन्हीं में से ये चीजें सब 29 विषयों में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फिर 12 है उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत में से कौन सा कृत्यों का संपादन करती है? अभी ऊपर जो 4-3 थे वो भी ग्राम पंचायत के कार्य थे, अभी इसमें भी जो है ग्राम पंचायत के चारों काम है। ठीक है, कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति करना, ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, ग्रामीण कला और शिल्पकारों की प्रोन्नति करना। तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप लोग जो 29 विषय दिया गया ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो कार्य दिए गए हैं इनके, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें कुटीर उद्योग हो गया, ठीक है, ग्रामीण आवास कार्यक्रम हो गया, ग्रामीण कला और शिल्पकार की प्रोन्नति हो गई, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों की प्रोन्नति होगी, पंचायत क्षेत्र में मेला बाजार हाटों का जो है
विनियमन करना, ग्रामीण स्वच्छता को प्रोन्नति देना, ठीक है, महामारियों के विरुद्ध रोकथाम करना, मनुष्य और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम करवाना, जन मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रीकरण करवाना, ग्राम पंचायत के क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए जो है योजना तैयार करना, ये सभी काम जो होते हैं ये ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन से कृत्य जो है राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को समनुदेशित किया जा सकता है, ठीक है, इसमें से कौन कौन से कार्य हैं जो राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों को जो है आदेश दे सकती है कि ये सब कार्य करवाइए। तो इसमें से देखिए, पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन की व्यवस्था और अनुरक्षण करना, तो ये कर सकती है, ठीक है, पंचायत क्षेत्र के अंदर स्थित सरकार की बंजर भूमि भी है वो भी आएगा। किसी कर या भू राजस्व का संग्रह और संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण भी करना आता है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट उपयुक्त सभी, ठीक है, इसमें से सभी समनुदेशित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष होता है जो कि वो होता है ग्राम प्रधान, ठीक है, कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत द्वारा संगठित किसी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो किसी उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के द्वारा जो संगठित है किसी समिति में जो समिति के सदस्य होते हैं वो सदस्य कितने होते हैं? तो टोटल 7 होते हैं। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत द्वारा संगठित किसी समिति में कम से कम कितनी महिला सदस्य होनी चाहिए? तो महिला सदस्यों की अगर हम बात करेंगे तो कम से कम 1 महिला सदस्य होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 1 महिला सदस्य होनी चाहिए। और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का 1 सदस्य होना चाहिए और पिछड़े वर्गों का भी 1 सदस्य होना चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम सभा के गठन का उल्लेख है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जो उल्लेख किया गया है धारा 3 में है, ठीक है, ग्राम सभा के गठन का उल्लेख जो है किसमें है? धारा 3 में है, तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 10 के अनुसार ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत के कार्यक्रम में उत्पन्न होने वाले विवाद का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो ये समाधान होता है राज्य सरकार के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ये धारा 10 के अंतर्गत बातें कही गई हैं, तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम सभा की बैठक का उल्लेख है? तो देखिए, ग्राम सभा की जो बैठक का उल्लेख किया गया क्वेश्चन नंबर 19 में, तो ये धारा 11 में कही गई है बात है, ठीक है, धारा 11 में क्या है? ग्राम सभा की बैठक एवं उनके कृत्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने सदस्यों की मांग पर प्रधान असाधारण बैठक बुला सकता है? तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाएगा तो ये भी उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा जो 11 के 1 में जो है इसके अनुसार कहा गया है कि प्रधान नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से मांग किए जाने पर अथवा सदस्यों की संख्या कम से कम 1/5 की मांग पर जो है ऐसी मांग के दिनांक से जो है 30 दिन के भीतर जो है किसी भी समय साधारण बैठक बुला सकता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 1/5 सदस्यों की मांग पर जो है प्रधान असाधारण बैठक बुला सकता है, और या फिर अगर पूछा जाए कितने दिन के भीतर, तो 30 दिन के भीतर, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचायतों द्वारा कर लगाने यानी कि टैक्स लगाने और उन्हें वसूलने की शक्तियां किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है जो है अनुच्छेद 243 के एच में, ठीक है, 243 के एच में जो है पंचायतों के द्वारा टैक्स अधरूपित करने की शक्तियां राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर जो है पंचायतों को प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो हुआ है ये अनुच्छेद 243 आई के अनुसार हुआ है, ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 243 आई। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा का प्रावधान जो है ये किया गया है अनुच्छेद 243 के जे में, ठीक है, 243 के जे में जो है बातें कही गई हैं, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंचायतों के आय के प्रमुख स्रोतों में कौन सा शामिल नहीं है इनमें से? तो आय के स्रोतों में इसमें से देखा जाए तो पशु एवं वाहनों पर लगाया जाने वाला कर जो कि आता है पंचायत के आय के प्रमुख स्रोत में। गांव के बाजार व मेलों पर लगाया जाने वाला कर तो ये भी होता है। पशुओं के रजिस्ट्रेशन फीस से भी होता है। जीएसटी एवं आयकर ये जो है पंचायत के अंतर्गत नहीं आता, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। इस पुनर्विलोकन में जो है क्या क्या शामिल है? देखिए, इस पुनर्विलोकन में अगर हम बात करेंगे तो राज्य के द्वारा उद्ग्रहित कर, शुल्क, पथकर, जो फीस आदि के जो है पंचायतों के बीच जो है वितरण एवं विभाजन का कार्य करता है। ठीक है। और राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान कराना, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय करना, ये सभी राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी। ठीक है। और ये जो है राज्य वित्त आयोग का गठन जो है ये 243 आई के अनुसार कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि वर्ष 2020 तक उत्तर प्रदेश में 6 वित्त आयोग का गठन हो चुका था। दूसरा है, प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है 1994 में हुआ था। तीसरा, पंचायतों नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग का प्रावधान 243 वाई में वर्णन है। फिर चौथा है कि पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष आनंद मिश्रा थे। इसमें से बताना है कौन सा सही सही विकल्प है। ठीक है। देखिए, इसमें से सही विकल्प की अगर बात करेंगे तो केवल दूसरा और चौथा, ये दोनों सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। ठीक है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1994 में हुआ था, ये सही है, तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और चौथा तो जो दिया गया है कि पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आनंद मिश्रा थे, तो ये भी सही है। ठीक है। अभी तक 6 वित्त आयोग का गठन नहीं हुआ, सिर्फ 5 वित्त आयोग का गठन हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा पहला, इस तरीके से। ठीक है। और इसके बाद पांचवें वित्त आयोग जो 2015 में गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे आनंद मिश्रा। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें जो कहा गया है कि 243 वाई में वर्णन है, तो जो कि गलत कहा गया है। अनुच्छेद 243 आई में वर्णन है। ठीक है, पंचायतों के लिए। और इसके अंतर्गत जो है वित्त आयोग का गठन कहा गया है पंचायतों के लिए। और अनुच्छेद 243 वाई में जो है नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग का गठन कहा गया है, जो कि यह अनुच्छेद 243 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। तो इस तरीके से वाई में वर्णन न होकर आई में वर्णन है, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों द्वारा प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने एवं निकालने के लिए निधियों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो पंचायत के द्वारा जो कर या टैक्स से संबंधित अगर हम बात करेंगे, तो ये जो इनके निकालने के लिए जो निधि का गठन किया जाता है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता जो अनुदान दिया जाता है, ये भी अनुच्छेद में वर्णन है, और वह अनुच्छेद 243 के एच में वर्णन है। ठीक है, क्योंकि पंचायतों के द्वारा टैक्स लगाने की शक्तियों तथा उनकी निधियों के बारे में विस्तृत जो है यहाँ पे उपबंध दिया गया है। तो आंसर क्या जाएगा? 243 एच। ठीक है, 243 एच का घा नहीं, इसमें गा होगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ए पार्ट, सॉरी, ए पार्ट इसका सही है। ठीक है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, घा गलत है, गा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय नहीं? इनमें से केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग या फिर राज्य निर्वाचन आयोग? तो इसमें से संवैधानिक निकाय जो है राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं है, बाकी सारे जो है क्या है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य वित्त आयोग के द्वारा पंचायतों के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य संचित निधि बढ़ाने की सिफारिश जो है किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्रीय वित्त आयोग से। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय वित्त आयोग से किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत विकास योजना क्या है? ग्राम पंचायत विकास योजना कितने वर्ष की होती है? तो ग्राम पंचायत विकास योजना जो है ये 1 वर्षीय होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रांतीय राज्य योजना को जो है सक्रिय किया गया था? तो प्रांतीय राज्य योजना को सक्रिय किया गया था, ये किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1956 से लेकर 61 तक, 1956 से लेकर 1961 तक जो दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था, उसी के अवधि में जो है ये प्रांतीय राज्य योजना को सक्रिय किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पंचायती राज कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो पंचायती राज जो थी ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1956 से लेकर 61 तक रहा था, और उसमें ही बलवंत राय मेहता समिति सिफारिश किया गया था। 1957 में जो है गठन किया गया था। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट सौंपा। इसके बाद 1959 में ही राजस्थान के नागौर जिले में जो है
इसको लागू कर दिया गया था। तो इस तरीके से दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही आएगा। भारत निर्माण योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था सन 2005 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। सन 2005 में जो है भारत निर्माण योजना प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? नाबार्ड मतलब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी छठवीं पंचवर्षीय योजना में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा था? 1980 से लेकर 1985 तक, और उसी के दौरान 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना मुंबई में किया गया था। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है। और ये किसकी समिति की सिफारिश पर जो है किया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, शिवरामन समिति। शिवरामन समिति की सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से पहला दिया गया लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो। दूसरा है ऐसे लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आजीविका मिशन योजना, अन्न विभाग से जो है प्रशिक्षण प्राप्त हो। ठीक है, तीसरा है कि योजना के अंतर्गत चयनित कार्यकलाप की इकाई जो है लागत कितनी होनी चाहिए? 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जात अथवा अनुसूचित जनजात के हों। तो इनमें से कौन सा एक अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के बारे में गलत कथन दिया गया है, ये बताना है। तो यहाँ पे गलत कथन जो है वो ए पार्ट में लिखा हुआ है, लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो, जो कि ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी सारे दिए गए जो विकल्प हैं वो सही हैं। और ये जो है 11 नवंबर 2019 को जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्राम विकास विभाग के द्वारा संचालित जो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, इसका नाम परिवर्तित करके अभी हो गया है बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आंसर इसका ए ऑप्शन सही है, बाकी सारे जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का जो है लक्ष्य नहीं है इनमें से? तो इस योजना का प्रारंभ जो है 2009 में हुआ था। तो ये योजना 2009 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में, तो सही है। सन 2017 तक जो है 50% ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन पेयजल योजना के अंतर्गत लाभ मिला। सन 2022 तक न्यूनतम 80% ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्शन के माध्यम से जलापूर्ति हुई। सन 2022 तक सभी को स्वच्छ जल मिलना, ये सभी लक्ष्य के अंतर्गत कौन कौन से इसमें से एक शामिल नहीं, मतलब एक गलत है लक्ष्य, तो वो है डी ऑप्शन। ठीक है, सन 2022 तक सभी को स्वच्छ जल जो इसमें दिया गया है, ये इसका लक्ष्य नहीं है। ठीक है, ये इसका क्या है? लक्ष्य नहीं, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहिया ग्रामीण आवास योजना किस राज्य की योजना है? तो लोहिया ग्रामीण आवास योजना जो है ये इसका शुभारंभ जो है मार्च 2019 में किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो उन्नाव जिला से। उन्नाव जिला से किया गया था, उन्नाव जिला के बंधनपुर ग्राम से किया गया था, और यह उत्तर प्रदेश की योजना है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थान सेवा मंडल का गठन किस वर्ष हुआ था? ताकि सहकारी संस्थाओं को अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु जो है व्यावसायिक प्रबंध सुलभ हो सके इनमें से। तो ये कब शुरुआत किया गया था? तो इसका गठन किया गया था मार्च 1972 में। कब किया गया था? मार्च 1972 में किया गया था। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जा रही है? मनरेगा है, जवाहर रोजगार योजना है, या फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, या फिर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है? तो कौन सी योजना है जो 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जा रही है? तो वो योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 2011 से जो है चलाई जा रही। इस अगर योजना की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1999 को शुरुआत किया गया था। अभी ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अंग बन गई है इनमें से? तो इनमें से अगर हम बात करेंगे तो उस योजना का नाम है ड्वाकरा। ठीक है, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। ये इस योजना को जो है अभी ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अंग बन गई है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। भारत सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत किया गया था। ठीक है, ड्वाकरा योजना को जो है 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और IRDP और ट्राई समाज के साथ जो है मिला दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विभाग क्रियाशील है? तो यहाँ पे हो जाएगा मनरेगा के अंतर्गत अगर देखा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें ग्राम विकास विभाग, ये भी जो है क्रियाशील है। भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास,
बाल विकास एवं पुष्टाहार विकास, ये सभी विकास आते हैं, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट, उपयुक्त सभी। अगस्त काम्टे के अनुसार समाज आधुनिक जटिल स्वरूप तक पहुंचने से पहले इनमें से किन विकास चरणों से गुजर चुका है? तो अगस्त काम्टे ने बताया था उनके अनुसार कि समाज जो आधुनिक जटिल स्वरूप है पहुंचने से पहले 3 चरणों से गुजरता है, और यह चरण उसमें से आता है आध्यात्मिक अवस्था यानी कि धार्मिक हो गया, अर्धतात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवादी अवस्था यानी कि सकारात्मक अवस्था। तो इन सभी से गुजर चुका है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के मार्ग में प्रयुक्त इनमें से किन अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो स्पेंसर के सामाजिक विकास के सिद्धांत का उल्लेख उनकी 2 प्रमुख रचनाओं, पहली उसमें आती है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में किया गया है। और स्पेंसर के अनुसार समाज को जो है समग्र रूप से एक जीव के रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे आदिम अवस्था और सैनिक अवस्था, औद्योगिक अवस्था, इन सभी के रूप में वर्णन होता है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त ये सभी। भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं? तो भूमंडल पर 3 प्रकार के समाज पाए जाते हैं, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। पहला उसमें आता है जनजातीय समाज, दूसरा आता है कृषि समाज यानी कि विकासशील समाज, और तीसरा आता है उन्नत समाज यानी कि औद्योगिक समाज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो सामाजिक इंजीनियरिंग मतलब कि ये होता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो है पारस्परिक विपरीत विचारधारा और निष्ठ वाले वर्गों यानी कि जातियों का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना, तो उसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का इसमें से प्रतीक है? तो सामाजिक विकास के प्रतीकों में इसमें से देखा जाए तो महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, महिला महिलाओं की ओर से तलाक लिए जाने की बढ़ती घटनाएं जो हैं, महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि, ये सभी जो है क्या है, विकास के प्रतीक हैं, सामाजिक विकास के प्रतीक हैं, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सामाजिक संदर्भ में इसमें से देखा जाए तो महिलाओं को संरक्षण, फिर महिलाओं का विकास, फिर महिलाओं का सशक्तिकरण, तो ये आता है पहले संरक्षण हो, फिर विकास हो, फिर सशक्तिकरण, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये सही रूप से जो है इसका क्रम सही है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इसमें से देन है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो वो कार्यक्रम है पूरा योजना। ठीक है, पूरा मतलब कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, जो कि ये कार्यक्रम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की देन है, भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। और 2003 में जो है ये तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए जो है इसे प्रस्तुत किया गया था, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय परियोजना यानी चमन जो दिया गया है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो चमन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, चमन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, चमन का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? तो केंद्रीय परियोजना चमन जो है कृषि में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने और राज्यों को जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों और फसल प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करने के सहायता के लिए जो है सितंबर 2014 में शुरुआत किया। तो कृषि आंसर इसका हो जाएगा, कृषि से संबंधित है, 2014 में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग की सहायतार्थ लागू किया? अन्नपूर्णा स्कीम जो है किससे संबंधित, किस वर्ग के लिए लागू किया गया है? तो अन्नपूर्णा स्कीम की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो ये अप्रैल 2001 से शुरुआत किया गया था। ठीक है, कब शुरुआत किया था? 2001 से शुरू की गई थी। यह योजना जो है वृद्ध नागरिकों के लिए जो कि वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हैं और किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होता, तो उनके लिए लागू किया गया था, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है इसमें से किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है? तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी शुरुआत वर्ष 2013 में हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया स्वरूप है ये, और ये 2013 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत किया गया था। ठीक है, और ये 1999 में शुरुआत हुआ था 1 अप्रैल को, तो इस तरीके से इसी का जो है नया स्वरूप है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम राज्य जहां केरोसिन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जो है योजना को शामिल किया गया है, तो वो राज्य, प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है झारखंड। ठीक है, झारखंड हो जाएगा जहाँ पे केरोसिन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को लागू किया गया।
स्वच्छ भारत अभियान का लोगो क्या है? तो स्वच्छ भारत अभियान का लोगो बताना है। स्वच्छ भारत अभियान का जो लोगो है वो चश्मा है। चश्मा किसका होगा? महात्मा गांधी जी का चश्मा है, ठीक है। और दोनों शीशों पर जो है स्वच्छ भारत लिखा हुआ है। शुरुआत कब हुई थी स्वच्छ भारत अभियान की? तो 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पे आंसर किया जाएगा सी पार्ट। और यहाँ पे देखिए इन दोनों शीशों को जो है जोड़ने वाले हिस्से पर राष्ट्रीय तिरंगे को दर्शाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार जो राज्य वित्त आयोग को गठित करेगी। 243 के आई में ये बातें वर्णन किया गया है, ठीक है। ग्राम पंचायत के वित्तीय कार्य क्या क्या है? तो इसके बारे में बातें हो चुकी हैं। ग्राम पंचायत कार्य टोल शुल्क लगाना, ठीक है, ये काम है। समेकित राजनीतिक पंचायत को सहायता अनुदान करना, तो ये काम ग्राम पंचायत का नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 57 का यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम पंचायत द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो ग्राम पंचायत के द्वारा स्थानीय मेलों पर कर जो है लगा सकता है। बाकी सारे कर इसमें से जो दिए गए ये नहीं लगा सकता। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायतों की आय के प्रमुख स्रोत इसमें से बताना। पंचायतों की आय के प्रमुख स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान, भू राजस्व की धनराशि से अनुसार पंचायत कर, विभिन्न मनोरंजन के कार्यों से संबंधित मनोरंजन करते सभी जो है प्रमुख स्रोत हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। किस वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान पंचायतों को साफ पानी और स्वच्छता के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान दिया गया? तो कौन से वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश पर किया गया? तो ये था 15वां वित्त आयोग। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 15वां वित्त आयोग। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए RLB PRI के लिए कितने करोड़ रुपए की जो है सिफारिश किया है? तो वो कितने करोड़ रुपए है? तो 2,36,805 करोड़ रुपए की सिफारिश किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कौन सा ईंधन है जिसे पंचायती राज संस्थाओं के विकास का इंजन चलता है? तो वो है वित्त, ठीक है। वित्त वो ईंधन है जिससे पंचायती राज संस्थाओं के विकास का इंजन चलता है। तो आंसर ए पार्ट इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए जो है सिफारिशें किस वित्त आयोग से शुरुआत किया गया? तो ये शुरुआत किया गया था 10वें वित्त आयोग से, ठीक है। 10वें वित्त आयोग से शुरुआत किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतें कर शुल्क वसूलने के लिए जो है अधिकृत हैं? तो कौन से अनुच्छेद के तहत बातें कहा गया है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 243 के एच के अनुसार। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किस अनुसूची के अनुसार कृषि को पंचायतों को दिए गए 29 विषयों में सम्मिलित किया गया है? तो कौन सी अनुसूची के अनुसार सम्मिलित किया गया? तो वो अनुसूची है 11वीं अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतों के लिए 29 विषय सम्मिलित किए गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर से। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे, इसके बाद 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के होंगे, बस इसके बाद समाप्त। इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों की किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसमें से बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं वेब पेज। वेब पेज के नाम से जानते हैं। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा वेब पेज, ठीक है। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2007 में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए जो है टेबल प्रॉपर्टीज विंडो में किस टाइप का प्रयोग किया जा सकता है? तो हम इसमें प्रयोग करते हैं सेल का, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, सेल टाइप का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में निम्नलिखित में से फीचर्स में से किसका उपयोग सेलेक्ट की गई विभिन्न सेल्स को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल में कंटेंट को जो है केंद्र में रखने के लिए किया जाता है? तो वो चीजें जो होती हैं सारी चीजें मर्ज एंड सेंटर करके करते हैं। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट करने की जो है क्षमता प्रदान करता है और इसका जो है प्रयोग MS वर्ड के डॉक्यूमेंट विंडो में टेक्स्ट की एक लाइन पर जो है टैब स्टॉप सेट करने के लिए भी किया जाता है? तो कौन सा बार है? तो उसको हम कहते हैं रूलर बार, ठीक है। क्या कहते हैं? रूलर बार। आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, ठीक है। टाइटल बार की अगर हम बात करेंगे तो वो स्क्रीन पर सबसे ऊपर होता है। इसमें फाइल का नाम, विंडो का शीर्ष लिखा रहता है जिसमें काम करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में तुरंत सेलेक्ट की गई सेल का योग यानी कि सम, गणना करना, औसत जैसी चीजें निम्नलिखित में से किस पर प्रदर्शित किया जाता है? तो ये सभी चीजें होती हैं स्टेटस बार में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा।
MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है इसमें से नहीं मिलता? तो देखिए जूम भी मिलता है, ओरिएंटेशन ऑप्शंस भी रहते हैं, फॉर्मेट पेंटर नहीं रहता, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्फिंग के लिए जो है प्रयोग किए जाने वाले टूल्स नहीं है इनमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो है URL टूल नहीं होता। URL जो है यह सर्च इंजन के द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं होता है, क्योंकि ये वेब पेज पर जो है वेब पर जो है पेज का एक विशिष्ट एड्रेस होता है जिनसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में नेफ्ट का फुल फॉर्म बताना है। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ठीक है, क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हम प्रयोग करते हैं ट्रैश फोल्डर का प्रयोग करते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट बटन का प्रयोग करते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, इंसर्ट। निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो वो होता है सब्जेक्ट। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। MS वर्ड 2007 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फॉन्ट का अधिकतम आकार क्या है? देखिए फॉन्ट का अधिकतम आकार जो होता है वो होता है मैक्सिमम मैक्स साइज 72। ठीक है, 72 होता है। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जबकि अगर फॉन्ट बॉक्स में टाइप करके अगर आकार को बढ़ाया जाता है तो 1 से लेकर 1638 तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट रूप से अगर देखा जाए तो मैक्स साइज जो होता है मैक्सिमम वो 72 होता है। MS वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो उस कीबोर्ड शॉर्टकट की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, कंट्रोल प्लस पी से हम प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए करते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट। सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो वो सबसे पहले था आर्ची। ठीक है, सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन आर्ची था। आर्ची सर्च इंजन की शुरुआत जो हुई थी वो 1990 में हुआ था। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को किस नाम से जाना जाता है? तो इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को जो है होस्ट के नाम से जानते हैं। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे यूपी स्पेशल। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसमें से। ठीक है, माघ मेला कहाँ पर लगता है, किस जिले में लगता है? तो माघ मेला जो लगता है ये इलाहाबाद में लगता है। झूला मेला कहाँ पर लगता है? तो वृंदावन में लगता है। ठीक है, पशु मेला कहाँ लगता है? पशु मेला बटेश्वर में लगता है। और देवा मेला बाराबंकी में लगता है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आ जाता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है, तो ये लखनऊ में है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर किया जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? इनमें से गंगा एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करेंगे तो ये केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है। ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश राज्य की जो है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे योजना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। बाकी सारे इसमें जो दिए गए हैं वो सभी केंद्रीय सरकार की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इसमें से देखा जाए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। 1887 में इसकी जो है स्थापना किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था। ठीक है, 1916 में हुआ था। और चौधरी चरण सिंह विद्यालय ये कब हुआ था? 1965 में। मेरठ में पड़ता है। ठीक है, मेरठ में पड़ता है। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी जो है वो मिर्जापुर झांसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, झांसी और इसके अलावा मिर्जापुर, झांसी और प्रयागराज, दक्षिणी प्रयागराज, सोनभद्र, चंदौली जिलों में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? वाणिज्यिक फसल इसमें से अगर देखा जाएगा तो वो हो जाएगा गन्ना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? इसमें से मुक्त विश्वविद्यालय एकमात्र जो है वो है कहाँ पर अवस्थित है? तो इलाहाबाद में अवस्थित है। उसका नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना 1999 में किया गया था। ठीक है,
हर्बर्ट रिसले 1901 में जो इनके अनुसार उत्तर प्रदेश निवासी क्षेत्र हैं, कहाँ के निवासी क्षेत्र हैं, तो इनके अनुसार अगर देखा जाएगा तो ये आर्य द्रविड़ियन के क्षेत्र के निवासी हैं, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, ठीक है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग का काम होता है। गोरखपुर खेलकूद के सामान बनते हैं। वाराणसी में रेशम उद्योग होता है। यहाँ पे बताना कौन सा सही है। तो देखिए खेलकूद का सामान जो बनाया जाता है ये मेरठ में बनता है, ठीक है, मेरठ में बनता है। तो सी पार्ट ही हो जाएगा आंसर, क्योंकि मैं गलत वाला बताना था। गोरखपुर जो है डिस्पोजल सिरिंज के लिए जो है प्रसिद्ध है, यहाँ पे डिस्पोजल सिरिंज बनाई जाती है। बाकी सारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था 1972 में। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब किया था? 1972 में। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल जो है भेड़ कुंड, ये कहाँ पर स्थित है? तो अर्जुन द्रौपदी का जो स्वयंवर स्थल हुआ था भेड़ कुंड में, ये फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बीड़ा के रचनाकार कौन है? तो बीड़ा के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब हुआ था? तो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन किया गया था 1972 में। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश में कुल टोटल अगर हम बात करेंगे तो 6 हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 4 सामान्य है, 1 कृषि का है और 1 विमानन है। तो इस तरीके से 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। उत्तराखंड से सटे जिलों की संख्या टोटल कितनी है? 7 है, जो कि सही। हरियाणा से सटे जिलों की संख्या 5 दिया गया, जो कि गलत है, 6 है, ठीक है। उत्तराखंड हो गया। बिहार के सटे जिलों की संख्या 7 है। मध्य प्रदेश से सटे जिलों की संख्या 11 है। तो और बाकी सारे सही है, बस बी वाला गलत था। सोनभद्र जिले से प्रदेश के अन्य कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? ठीक है। तो सोनभद्र जिला जो है वो चंदौली और मिर्जापुर जिले से सीमा बनाता, तो चंदौली और मिर्जापुर हो जाएगा। ऑप्शन डी पार्ट इसका करेक्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोएडा की तर्ज पर कहाँ औद्योगिक शहर बनाने के प्रस्ताव को जो है स्वीकृति प्रदान किया गया है? तो नोएडा की तर्ज पर अगर देखा जाएगा तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बनाया जा रहा है। और ये कब किया गया है? तो सितंबर 2023 में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था कैबिनेट की बैठक में। उसमें जो है इन्होंने नया औद्योगिक शहर बनाने को जो है मंजूरी प्रदान किया गया था बुंदेलखंड में, ठीक है। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में किन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो उनका नाम है इसमें से उपरोक्त सभी, ठीक है। चंद्र प्रकाश अग्रवाल, आसिया फारूकी, सुधांशु शेखर पांडा, सभी जो है इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया और ये जो है उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है, ठीक है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया? तो ये किया गया है वाराणसी जिले में। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। और ये है बीसीसीआई द्वारा उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा जो है पहला स्टेडियम है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है। 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य किस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर रहे? तो उनका नाम था ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के थे और उनका नाम था एंथनी अल्बनीज, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। तो मई 2022 में प्रधानमंत्री बने थे। उनके बाद ये पहली यात्रा जो थी भारत की थी। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो में प्रिंट करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।